होता है क्लास, जल्दी से रिज्वाइन कर लें। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को बताया गया था कि आज से हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, आपके क्लास 10 का। चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है हमें? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, इसके नाम में ही इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, आगे जाकर आपको धीरे धीरे हर चीज बताया जाएगा। यहाँ पर दो चर वाले का क्या मतलब है, क्यों लिखा गया है, रैखिक समीकरण क्यों लिखा गया है, और युग्म का मतलब क्या है। युग्म मतलब पेयर, रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण मतलब रैखिक लीनियर इक्वेशन, दो चर मतलब आपको पता है टू वेरिएबल। तो हर चीज सीखेंगे, एक एक चीज, लेकिन सीधे एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट देखेंगे, कैसे कैसे छोटा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्या और पता होना चाहिए। ठीक है, इसको शुरू करने के पहले एक बार पोल रिपोर्ट देख लो जो लास्ट क्लास की है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चन किए थे, 27, 28, और एक रिकॉल किया था। काफी अच्छे तरीके से आप सभी ने आंसर दिया। मोस्टली सभी बच्चों के नाम ग्रीन या येलो में दिख रहे हैं, जिनका नाम व्हाइट में भी है कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया है आंसर करने की, बस स्किप नहीं करना है हमें आंसर। कुछ आंसर जो स्किप हुए, शायद लेट होने की वजह से रिकॉल मिस हुआ है, और यहाँ पर कुछ आंसर मिस दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये स्किप नहीं होना चाहिए, बाकी सारे आंसर आप सभी ने सही किए हैं। ट्राई करिएगा, जितना भी क्वेश्चन आज पूछो इसी तरीके से आप आंसर करते रहिए, आपका रिपोर्ट बढ़िया बनते रहेगा। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं क्लास को। पोल में आंसर कैसे करना है पता है आपको। सबसे पहला जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में जो हमें पता होना चाहिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। तो अगेन फिर से वही चीज, सीधे जनरल फॉर्म पर नहीं आते, देखते हैं सबसे पहले बेसिक हमें क्या पता होना चाहिए। अगर मैं एक ऐसा कुछ लिखता हूं 5x+8, इसके बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, यह एक इक्वेशन, यह एक समीकरण है क्या, यस या नो? नो बस सर। इतना। यह समीकरण, आपका आंसर बहुत जल्दी आ गया कि नहीं है समीकरण। सभी लोग आंसर दे रहे हैं चैट सेक्शन में कि सर समीकरण नहीं है। तो अगर आप इसको समीकरण नहीं कह रहे हो तो इसको आप क्या बोल सकते हो? बहुपद। बहुपद कह सकते हैं या फिर व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर ये जो लिखा गया या तो बहुपद कर लीजिए या फिर इसको व्यंजक कह लीजिए। तो इसको आप सीधे बोलोगे सर ये हमारा बहुपद है। आपने बहुपद चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के रखा है, अभी जो स्टार्ट हमने खत्म किया था लास्ट चैप्टर, पॉलिनोमियल। इसको आप बहुपद बोलोगे 5x+8 को, क्योंकि दो पद है यहाँ पर 5x और 8। इससे अलावा मैं कुछ भी और भी 3 टर्म भी लिख देता तो भी बहुपद होता, अगर मैं एक टर्म लिखता तो भी बहुपद होता। तो ये बहुपद है। गुड अगर मैं इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अगर मैं इसको समीकरण बनाना चाहूं, इसमें क्या करेंगे? आपको पता है बहुपद में सिर्फ एक पक्ष होता है, जबकि समीकरण में सिर्फ दो पक्ष होते हैं, एक एलएचएस एक आरएचएस। ठीक है, तो इसको अगर समीकरण बनाना हो ना तो आपको बस इतना लिखना होगा, सर यही 5x+8 लिखो, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन लगाओ, और यहाँ पर आप चाहे कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 ही लिख देता हूँ अभी के लिए, 0, 5, 8 कुछ भी लिख सकते हो आप, अभी के लिए मैंने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा सर यहाँ पर जो इक्वल टू के बाएं तरफ है, यहाँ पर मान लो अगर मैंने खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, तो इधर आप बोलोगे सर बायां हाथ होता है, ये एलएचएस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ये दायां हाथ होता है इधर, तो आप कहोगे सर ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो आप कहोगे सर इसको क्या कहते हैं, एलएचएस, इसको कहते हैं आरएचएस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण। तो पहला चीज आपने ये समझा कि समीकरण होने के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, एक एलएचएस होना जरूरी है, और आरएचएस होना जरूरी है। इक्वल टू का साइन बस यही बताता है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण कैसा दिखेगा? समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा, 5x+8 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण बन गया। अगर मैं और लिखूं एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा 2x-9y+3, यह एक समीकरण है क्या? तो आप बोलोगे सर समीकरण नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा। अगर मैं यहीं पर इक्वल टू का साइन लगाकर यहाँ पर लिख दिया 13, तो अब बोलोगे सर यहाँ पर देखिए एक इक्वल टू का साइन आ गया, इस वाले को हमने बोला आरएचएस और इस वाले को हमने बोला एलएचएस। तो आप बोलोगे सर ये क्या बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया। तो समीकरण समझ में आ गया, समीकरण और बहुपद में अंतर होता है। जो हमने बहुपद पढ़ा समीकरण से अलग होता है, समीकरण में इक्वल टू का साइन आएगा, एलएचएस और आरएचएस दोनों ही। अब इस वाले समीकरण को आप अगर देखोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 5x+8 को आप देखोगे, तो इसको मैं इसमें समीकरण में आप क्या बोलोगे? पहला चीज, फिर इसमें कितने चर हैं, चरों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे सिर्फ एक चर था, सिर्फ x था, सिर्फ एक चर।
ओनली 1x, जबकि हमें, अच्छा चलो ठीक है, इसके बाद आप ये भी बता दो चर की घात कितनी है, वेरिएबल का पावर कितना है। तो पावर भी एक ही है, मैक्सिमम पावर एक ही है, या फिर पावर ही एक है तो मैक्सिमम पावर भी एक है। तो इसको क्या कहते हैं सर, एक चर है इसमें, एक से, हाँ बिल्कुल रैखिक कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम घात या अधिकतम घात जो है हमारा चर के ऊपर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चर के ऊपर वो एक है, तो इसलिए इसको कहते हैं सर रैखिक होता है। ठीक है, ये रैखिक है यानी लीनियर। जब भी आपको चर के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम 1 पावर दिखे वो लीनियर बन जाएगा। वे कहेंगे सर एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको क्या कहेंगे सर, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें तो दो चर वाला पढ़ना है। आपका चैप्टर का नाम देखिए, आपका चैप्टर का नाम क्या था, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज और लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। अब एक नया समीकरण आ गया आपके पास, ये तो आपको दिख ही जाएगा कि समीकरण है कि नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यहाँ देखिए LHS है, साफ दिख रहा है, ये हमारा LHS कहते हैं इसको, और ये हमारा RHS है, दायां साइड है। तो LHS है, RHS है, बीच में बराबर का साइन है, तो समीकरण तो होगा ही, यस बिल्कुल यस, नहीं तो मैं काट ही देता हूं, नहीं तो नहीं होगा, समीकरण तो है। सेकंड क्वेश्चन मेरा, चर की संख्या कितनी है, कौन कौन से चर हैं। तो आपको साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर x भी है y भी। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर दो चर है, एक x और एक y। ठीक है, x और y, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चर कौन कौन से, अगर कोई पूछे तो आप बोलोगे सर x और y, x तथा y। कितने चर हो गए, काउंट कर लिया, तो x और y दो चर हो गए। ठीक है, दो चर हो गए। तो समीकरण के बारे में आपसे कोई पूछे तो कितने चर वाला समीकरण है, दो चर वाला। ठीक है, ये कितने चर वाला है, तो दो चर वाला, x और y। ठीक है, चर की अधिकतम घात, चर के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, तो बस चर को देखना है, चर को तो देखना ही नहीं है। तो आपको सर x के ऊपर कितना घात है, अगर मैं x लिख रहा हूं इसका मतलब x के ऊपर घात एक है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर x के ऊपर भी घात एक है, y के ऊपर भी घात एक ही है। तो अगर दोनों के ऊपर एक है तो मैक्सिमम, आप कहोगे सर मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑन वेरिएबल, मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री ऑन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑन वेरिएबल, तो ये बोलोगे सर यहाँ पर एक ही आया। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर एक रहता है तो उसको क्या हमने नाम दिया था, अभी अभी क्या नाम दिया था, आप बोलोगे सर अगर मैक्सिमम पावर एक है, लीनियर या फिर रैखिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर या तो आप इसको रैखिक लिख दो हिंदी में, यह समीकरण कैसा है, रैखिक है, या इंग्लिश में लिखना हो तो आप लीनियर लिख दो। ठीक है, अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लो आप हिंदी, लेकिन नाम दोनों ही में पता होना चाहिए, स्पेशली हिंदी मीडियम जो के बच्चे हो ना, वो इंग्लिश वाला नाम जरूर जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस समीकरण को अगर हम एक चेक में बोलना चाहें कि ये है क्या, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो समीकरण है दो चर है x और y और रैखिक है, तो इसी समीकरण को क्या कहेंगे सर, ये जो समीकरण है इसको लिख सकते हैं ये दो चर है, दो चर वाला, क्योंकि दो चर x और y है, क्योंकि चर की घात एक है तो इसके लिए हमने बोला सर रैखिक है, और क्योंकि यहाँ पर LHS RHS भी था तो इसको समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, समीकरण भी कह सकते हैं। तो इस वाले समीकरण को क्या कहेंगे सर, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आया, दो चर वाला रैखिक समीकरण पूरा मतलब, नाम का मतलब समझ में आया कि दो चर रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों, क्योंकि चर मैक्सिमम पावर है, टू वेरिएबल एक्स और वाई, और समी इक्वेशन मतलब LHS और RHS है। ठीक है, चलिए, तो ये तो ठीक है, कि हमने ऐसे लिख दिया। इसका जनरल फॉर्म भी कुछ होता है क्या, तो हाँ हमें जनरल फॉर्म पढ़ना है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, और एग्जांपल लेते हैं पहले, देखो मैं और भी एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 9y प्लस 8z बराबर 13, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्या, यस या नो, देख के बताओ। यहां पर आपको दिख रहा है सर तीन चर आ गए, मैं क्या पूछ रहा हूं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पर तीन चर आ गए। ठीक है, तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, ये थ्री वेरिएबल वाला आ गया, ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हमें मतलब नहीं है इससे। अगर हम लिखो ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 9y
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यह हमारे काम का है क्या इस चैप्टर का? यह भी नहीं है। यहाँ पर आप बोलोगे सर दो चर तो है, दो चर तो है, बिल्कुल है दो चर, लेकिन ये रैखिक नहीं है। ठीक है, दो चर है बट ये रैखिक नहीं है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 आ गई। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये रैखिक नहीं है, यह तो द्विघात हो गया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? रैखिक वाला चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो आपको लिखना होगा सर ये हमारे मतलब का नहीं है, ये इसके बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट है, आगे कभी पढ़ेंगे, लेकिन हमारे मतलब का नहीं है, अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आपको कुछ ऐसा पढ़ना होगा 5x प्लस 8y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखो, आप कहोगे सर इस समीकरण में देखिए दो चर है x और y। ठीक है, x और y मतलब दो चर, दो वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल। चर की अधिकतम घात 1 1, दोनों जगह पर चेक करना, x पर भी y पर भी। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1, तो आपको सर रैखिक। ठीक है, रैखिक। और समीकरण तो है ही, इक्वल टू का साइन है तो समीकरण तो है ही, तो इसको कहेंगे सर दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? तो इस टाइप का होता है 5x प्लस 8y प्लस 13। तो इसको अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें, जैसे आपने कई बार जनरल फॉर्म बहुपद में भी देखा, द्विघात बहुपद का x स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, तो 5 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसको 5 की जगह पर a लिख दिया, x की जगह पर मैंने x से लिखा, प्लस जो हमारा 8 था यह भी कोई अचर है, कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, तो यहाँ पर b लिख दिया, और यहाँ पर आप y कर दो। ठीक है, प्लस 13 क्या है सर? 13 भी एक कांस्टेंट नंबर है, अचर है, तो यहाँ पर c लिख दो और बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का कोई जनरल फॉर्म जो होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है, जहां पर a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या, मतलब जितने भी टाइप के नंबर आपने पढ़े, ए का वैल्यू हो सकता है सर 5 हो जाए, ए का वैल्यू हो सकता है सर -3 हो जाए, हो सकता है सर ए का वैल्यू रूट का 3 हो जाए, ए का वैल्यू हो सकता है 2/5 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ए बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, पाई हो सकता है, बिल्कुल पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए और बी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट है सर, ए और बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? कि अगर a 0 हो जाएगा तो a इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स, और ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मान लो, अगर मैं a का वैल्यू 0 लेके बताता हूँ, अगर आप a का वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या बनेगा? 0x प्लस मान लो 3y प्लस c का वैल्यू 9 दे दिया, तो 0 हो जाएगा। ये बन गया 3y प्लस 9 बराबर 0। अब देखो ये एक दो चर वाला रहा, a का वैल्यू 0 कर दिया, तो आपने बोला सर ये तो एक चर वाला बन गया। ठीक है, तो ये एक चर वाला हो जाएगा। समझ में आया? तो a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? बाकी a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, c का वैल्यू 0 हो सकता है, c पे कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपने क्या देखा कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण को लिखना चाहें, x और y के रूप में लिखना चाहें, हमारा वेरिएबल अगर x और y दिया गया है, तो आप लिख सकते हो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, जहां पर a b c कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, वास्तविक कहने का मतलब रियल नंबर, और जितने भी नंबर के बारे में आप अभी तक जानते हो, जो भी आप अपने मन में सोच सकते हो, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, जो आपको नहीं है इमेजिनरी, जो रियल नहीं है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं, अवास्तविक संख्या, वो आपने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, आप क्लास 11th में सीखोगे उसको। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझना कि जितने भी नंबर आप जानते हो सारे के सारे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, सारे के सारे, दशमलव संख्या भिन्न एवरीथिंग। जहां पर मैंने एक चीज और बताया कि ए और बी का वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, हाँ, ये जो लिखा ना आपने, अंशिका ने लिखा है माइनस का रूट 2, ये इमेजिनरी है, लेकिन ये हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, अभी मत जानो। ठीक है, 11th में जब टाइम आएगा तो आप सीख जाओगे उसके बारे में। ठीक है, चलिए, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो लिखा हुआ है, इसमें मैं कुछ समीकरण बनाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए, जहां पर ए का वैल्यू 2 होना चाहिए, बी का वैल्यू 3 होना चाहिए, और सी का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो समीकरण कैसे बनेगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर एक्स और वाई में लेना है। तो आप बोलोगे सर जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो लिख दो ए का वैल्यू 2 डाल दो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3y + 5 = 0, है ना। अगर मैं एक और समीकरण बनाने के लिए आपको कहता हूँ कि आप बनाइए a का वैल्यू, मैं कह रहा हूँ a का वैल्यू आपको रखना है माइनस चलो 3, b का वैल्यू मैं कह रहा हूँ रख दो -5 और c का वैल्यू आपको रखना है 8। अब मुझे बताओ समीकरण कैसा दिखेगा, a b c का मान आपको पता है तो समीकरण, हाँ बताइए। 3x - 5y + 8 = 0। ठीक है, तो यहां से आपने बोला सर 3x ax प्लस का by, देखो प्लस लिखा मैंने, अब b आपका -5 है, तो आप बोलो सर -5 ऐसा लिखना नहीं होगा, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना है आपको, या इतना आपको बार बार नहीं लिखना है, +-5 प्लस c यानी कि 8 = 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इतना क्यों लिखना था, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे लिखना आपको 3x माइनस का 5y प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि चर 2 दिख रहे हैं और दोनों चर के ऊपर घात 1 दिख रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मैं लिखता हूं कि मेरा a का जो वैल्यू है वो 13 है, b का जो वैल्यू है वो -9 है, c का वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिख के बताइए चैट सेक्शन में, दो चर वाला रैखिक समीकरण बना के दिखाओ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर होना चाहिए, 2 वेरिएबल होना चाहिए और इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, आपने जो लिखा ना उस 0 को हटा दो, वहां से 0 लिखने की जरूरत है नहीं। अगर मैं कह रहा हूं, हाँ खुशी राम के नाम से बच्चों आपने सही लिखा है, चलो अभी आंसर बहुत सारे सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर अगर हम लोग ax + by + c के फॉर्म में लिखना चाहें, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखें, तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू आपका 13 है। ठीक है, तो a का वैल्यू 13 डाल दो, a का वैल्यू मैंने 13 डाल दिया, 13x प्लस by, देखो b हमारा नेगेटिव है, तो अब सीधे हम बोलेंगे सर b नेगेटिव है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या लिख देंगे -9y प्लस c का वैल्यू कितना, c का वैल्यू आपका 0 है, तो c का वैल्यू 0 लिख दिया। ठीक है, 0 = 0, ऐसा आंसर आया था। लेकिन 0 जोड़कर क्या फायदा, ठीक है, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 13x - 9y = 0, तो आंसर मेरा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर, समझ में आया, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखो हमारे पास सीधे यहाँ पर लिख रखे हैं 5x + 6y + 7। अब आप लोग तो बता ही सकते हो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है कि नहीं है, यस या नो। है सर। तो इसका आंसर तो सीधे मिलेगा, बिल्कुल है सर। यहाँ पर दो चर दिख रहे हैं x और y, दोनों ही चर का अधिकतम घात कितना है, 1 और 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बराबर का साइन, तो समीकरण भी है, दो चर भी है, रैखिक भी है। ठीक है, अब यहाँ को देखकर आपसे पूछा जाएगा, एक समीकरण देकर आपसे ये पूछा जाता है, इसको देखकर मुझे बताइए कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। द्विघात में किया था, अभी रैखिक के लिए करो, तो बस कंपेरिजन करना, तुलना करना है, ax + by + c = 0 से कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू क्या होता है, सर x से जो गुना रहता है ना उसी को a कहते हैं, तो a का वैल्यू आप बोलोगे सर x का गुणांक, यहाँ पर 5, y b क्या है हमारा, y का गुणांक, जो y से गुना है वही b है, तो y का गुणांक यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू सर 7 हो जाएगा, c का वैल्यू 7 हो जाएगा, कांस्टेंट वाला यानी अचर वाला टर्म c हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पर मत सोचना कि जो ऑर्डर को इंपॉर्टेंट नहीं देना, बस देखना x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं और कांस्टेंट वाले को c कहते हैं। इसको देखकर बताइए, आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा, तीनों ही बताओ, a b c का वैल्यू। तो यहां पर अगर कंपेयर करोगे ax + by + c = 0 से, तो यहां से आप सिंपली कह सकते हो सर x का गुणांक को a कहते हैं। ठीक है, तो a क्या है, x के साथ जो गुना है, तो x के साथ गुना है -2 हमारा। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर a क्या है हमारा -2, b क्या है हमारा 8 और c क्या है -10। ठीक है, तो सिंपली यहाँ तो आंसर दिख जाता है सादा साफ, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू कितना 8 और c का वैल्यू कितना -10। ठीक है, 10 मत बोलना, यहाँ पर -10 बोलना जरूरी है। ठीक है, -10 बोलना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दूं, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है आपके सामने 3y - 9 + 4x = 0,
यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में अगर लिखें तो a का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू क्या आएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, पहले x वाला फिर y वाला फिर कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो इसको हमेशा ऑर्डर में अरेंज करिएगा, पहले x वाला फिर y वाला फिर c वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो इसको अरेंज कर लेते हैं सर, आगे कर लेते हैं 4x को, ये वाला जो टर्म था 4x, इसको आप आगे कर लो 4x प्लस ये 3y को बीच में कर लो, तो ये 3y माइनस 9 बराबर 0। हमने बस उसको क्या किया, एडजस्ट किया, अरेंज किया, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू माइनस का 9 है। समझ में आया? a b c का वैल्यू कैसे देखेंगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू 9 माइनस 9 हो गया, c का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए अकॉर्डिंग नहीं बोलते, एक्स वाई और कांस्टेंट ये फॉर्मेट रखते हैं अपना, ठीक है। चलिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं 2x बराबर 3y प्लस 4, अब मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, बस ऑप्शन आंसर टाइप कर देना, ठीक है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4, ठीक है। बस दो ही ऑप्शन दूंगा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू माइनस का 3, सी का वैल्यू माइनस का 4, इन दोनों में कौन सही है, ए या बी। मिक्स आंसर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो मैंने बड़ा बड़ा आपको बताया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इक्वल टू के उस साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बराबर के दाएं साइड 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप बराबर के दाएं तरफ 0 लाने के लिए सारे टर्म को दाएं साइड लेकर आओगे, सॉरी बाएं साइड लेकर आओगे, तो आरएचएस में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ये सारे 3y को इधर लेकर जाएंगे, 4 को सर इधर लेकर आएंगे, ताकि यहाँ पर कुछ भी ना बचे, 0 बचे, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये बन के आ जाएगा 2x, 3y जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 3y, 4 जब इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 4 बराबर, आपने 3y को उधर भेज दिया, 4 को भी उधर भेज दिया, तो इधर बचेगा 0। राइट साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में 0 बच गया। अब कंपेयर करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से आप अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो a का वैल्यू आपको दिख रहा है x का गुणांक जो कि हमें 2 दिख रहा है, b का वैल्यू हमें दिख रहा है माइनस का 3 जो कि है y का गुणांक, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, c का वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म तो ये माइनस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस का 4 आएगा। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। 2 -3 और -1, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा लिखा गया है कि 8 बराबर 2x प्लस 3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। पहले तो बस इतना ही बोला गया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिख दीजिए आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, लिख के बताओ। देखो इन जनरल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, समझो एक चीज, कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाले को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है, लेकिन ट्राई करते हैं, क्योंकि पहला टर्म जो एक्स है, ट्राई करते हैं कि इस वाले टर्म को हम लोग पॉजिटिव बना कर रखें, ठीक है। नहीं भी बनाओगे कोई इशू नहीं है, ठीक है, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कि एक्स वाले को पॉजिटिव रखें। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि जब इसको हम इधर लेकर आएंगे, मान लो 2x को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा, है ना। उसको आप 2x को अगर आप बाएं दाएं से बाएं साइड लाओगे तो -2x बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक रूल समझते हैं। मुझे बताओ अगर मैं लिखता हूँ m जो है वो n के बराबर है, इसका मतलब ये हो ना कि m n के बराबर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर n जो RHS में लिखा गया उसको इधर कर दीजिए, आप n लिख दो, m जो इधर लिखा गया उसको उधर भेज दो, सॉरी आप ऐसा लिख दो, तो n जो उधर लिखा गया इसको सर इधर इसमें और m को उधर कर दो। माइनस का 8 आ जाएगा बस, हाँ क्या बोल रहे हो, माइनस का 8 आ जाएगा और इस इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। हाँ वही होगा, पहले समझ लो एक एक चीज। यहाँ पर क्या होगा सर, n इधर आ गया, m उधर चला गया, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर m n के बराबर है तो n भी n के बराबर होगा, है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कोई दो पर्सन है, राहुल और मैंने लिख दिया सीता, दो लोग, अगर मैं कह रहा हूँ दोनों के एज बराबर है, राहुल अगर सीता के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ना सीता जो होगी वो राहुल के बराबर होगा, लिख सकते हैं, दोनों बराबर होगा।
अगर ए बी के बराबर है, ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के बराबर होगा, उल्टा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा रहे समीकरण आपके पास, तो आपने बोला सर यहाँ पर लिखा क्या है, 8 इधर और इधर लिखा गया 2x + 3y। तो वेरिएबल वाला सारा टर्म किधर है, दाएं साइड में, तो इसको उल्टा लिख दो। आप क्या करो, 2x + 3y, ये पूरा हमारा RHS है, इस RHS को आप LHS में लिख दो। इसको लिख दो सर 2x + 3y, इधर लिख दो। ये पूरा 8 है, इसको मैं उधर लिख दिया, 8 कर दिया। तो 8 अगर 2x + 3y के बराबर है तो 2x + 3y 8 के बराबर होगा। ठीक है, अब दाएं साइड में हमें 0 रखना है, तो इस 8 को इधर बोलेंगे उधर चले जाओ। ठीक है, 0 बनाने के लिए 8 को उधर भेजेंगे, तो आपका ये बन जाएगा 2x + 3y माइनस का 8 बराबर 0। ट्रांसपोज मेथड यूज किया, तो आप यहां से बोला सर ये जो हमने लिख दिया ax + by + c बराबर 0 के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखकर आपसे कोई बोलता है कि मुझे ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो आप कह सकते हो ए क्या होता है, x का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x का गुणांक 2 है। b का वैल्यू कितना है मुझे बताइए, y का गुणांक। ठीक है, तो y का गुणांक आपको 3 दिख जाएगा। ठीक है, तो आप बोलो सर y का गुणांक यहाँ पर 3 आएगा। और c कितना है बताओ, c का वैल्यू 8 होगा, तो c का वैल्यू 8 मत बोलना, 8 बोलोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -8 है। ठीक है, तो c का वैल्यू 8 बोल दोगे अगर, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर आपको लिखना होगा -8, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ए बी सी हमने बता दिया। क्लियर, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ट्राई करते हैं। चलो इसमें एक चीज और हो सकता है, अगर यहाँ पर मैं ऐसा लिखूं, समझिएगा, ये तो ठीक है आपने लिख दिया था यहाँ पर कि ए का वैल्यू हमारा 2 आया, बी का वैल्यू हमारा 3 आया और सी का वैल्यू -8 आया। देखो, और मेथड 2 ऐसे अगर करेंगे तो 8 बराबर 2x + 3y। अगर हम ऐसे कोई बच्चा लिखे सर 8 लिख दिया, सर हम इधर लेकर आते हैं सभी को, दाएं साइड में तो 0 बनाना ना, बायां वाला दाएं वाले को बायां लेकर आ जाते हैं, तो बन जाएगा -2x -3y बराबर 0। यहां से क्या बन जाएगा, इसको पहले x वाले टर्म को लिखा, तो आपने बोला सर पहले x वाले टर्म ये वाले को लिख दो, तो ये बन जाएगा -2x, ये बन जाएगा -3y और ये बन जाएगा +8 बराबर 0। ठीक, तो ये भी जो लिखा गया है, ये लिखना गलत होगा क्या, नहीं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही लिखा गया है। यहां से आप बोलोगे सर ए का वैल्यू कितना मिलेगा, ए का वैल्यू -2 मिलेगा, बी का वैल्यू कितना मिलेगा, -3 मिलेगा, सी का वैल्यू 8 मिलेगा। लेकिन इन जनरल अब समझना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि इसको लिख दीजिए, तो आप अगर इतना लिख के छोड़ दोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। आप अगर ये वाला लिख के छोड़ दोगे, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाए, तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन में क्या होता है कि कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो अगर आपसे कोई सी पूछता है कि सी का वैल्यू बताइए, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि सी का वैल्यू बताइए, तो सी का वैल्यू क्या बोलोगे, सी का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है -8, यहाँ पर 8। अब सी का वैल्यू 8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है, 8 भी -8 भी, है कि नहीं। तो आंसर क्या बोलेंगे, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा वो वाला बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो सी का वैल्यू 8 ऑप्शन में दे रखा हो तो 8 बोल देंगे, सी का वैल्यू -8 दिया रहेगा तो -8 लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑप्शन में 8 दे दिया, एक ऑप्शन में -8 दे दिया, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑप्शन में 8 दे दे, एक ऑप्शन में -8 दे दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो सी का वैल्यू दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो बस ध्यान दीजिएगा कि कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, वही वाला आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अगला ऐसा क्वेश्चन अगर लिखा रहे कि मुझे बताइए √5x - 3y + 7 = ax + by को ax + by + c के रूप में लिखिए और a b c का मान बताइए। तो ट्राई कर सकते हो इसको आप। क्वेश्चन क्या लिखा गया आपका, √5x बराबर -3y + 7। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट देख कर नहीं बताएंगे कि a का वैल्यू √5 होगा, b का वैल्यू -3 होगा, c का वैल्यू 7 होगा, करेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, टाइम लीजिए, आपको पता है फॉर्मेट जो होता है हमारा, एक सेकंड बस रुक जाओ, ax + by + c बराबर 0, तो हमें दाएं साइड में 0 लाकर आना है। ठीक है, हाँ अब बताइए क्या बोल रहे थे आप।
√5x plus 3y minus 7 is equal to 0. नाइस। तो यहाँ पर अगर हम कंप्लीट करें इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में कन्वर्ट करें तो सिंपली आप क्या कह सकते हो सर, पहले तो दाएं साइड में 0 लेकर आना है हमें, ठीक है। तो दाएं वाले सारे टर्म को बाएं में लेकर आइए। तो आपको √5x तो है ही पहले से लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट में रख दिया। माइनस का 3y जो है ये दाएं से बाएं में जाएगा तो प्लस का 3y बन जाएगा, ठीक है। प्लस का 3y साइन चेंज कर लेगा। ये प्लस का 7 जब उधर जाएगा तो माइनस का 7 बन जाएगा। आपने दोनों ही को भगा दिया तो इधर क्या बच रहा है, इधर 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 बचा, ठीक है। अब अगर इसको हम कंपेयर कर लें ax प्लस बी वाई प्लस सी से, हमेशा इतना लिखना पड़ेगा, इतना लिखने के बाद ही आप कंपेयर करोगे, इतना लिखने के बाद ही आप तुलना करोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से मुझे दिख रहा है a का वैल्यू क्या, x का गुणांक जो कि है √5, ठीक है। √5 कुछ भी हो सकता है ABC। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -7, ठीक है। तो a का वैल्यू √5, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -7, ठीक है। तो यस -7 आएगा। ऐसा मत हड़बड़ी करना कि c का वैल्यू 7 बोल देना, ठीक है। यहां से देख के आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आंसर बोले। क्लियर इतना? तो मुझे बताओ जितनी भी चीज अभी तक मैंने बताया उतना अगर क्लियर है तो एक बार वाई लिख के कंफर्म करिए, तब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। कोई भी आपका डाउट है अभी माइक ऑन करो, अपना डाउट पूछ लो या चैट में लिख दो।